प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी व्याकरण उप विषय संवाद लेखन। हिंदी व्याकरण में आपने 3 पाठ पढ़े, भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। फिर आपने पढ़ा वर्ण विचार, फिर आपने तीसरा पाठ पढ़ा वर्ण विच्छेद। इन पाठों के अलावा उसमें लेखन कार्य भी अप्रैल महीने के पाठ्यक्रम में है बेटा, जिसमें 2 चीज़ें हमने इस पाठ्यक्रम में ली, संवाद लेखन और कहानी लेखन। तो आज का आपका जो विषय है वो है संवाद लेखन। आज हम इस संवाद लेखन का व्याख्यान 1 पढ़ेंगे और इसी व्याख्यान में, इस संवाद लेखन का एक ही व्याख्यान है आपके पास। इसी व्याख्यान में आप संवाद लेखन का अर्थ यानी किसे कहते हैं संवाद लेखन, संवाद लेखन लिखते समय किन आवश्यक बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है उसके बारे में। फिर मैं एक उदाहरण लूँगी जिसमें संवाद जो है लेखन एक मिलेगा आपको, जिसे आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि आपको किस तरह से संवाद लेखन लिखना है। और अंत में आपको इस संवाद लेखन से संबंधित गृह कार्य मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस व्याख्यान को। सबसे पहले बेटा संवाद लेखन। संवाद लेखन का क्या अर्थ होता है? दो व्यक्तियों या इससे भी अधिक, दो व्यक्तियों या इससे भी अधिक लोगों के बीच हुई बातचीत को संवाद या वार्तालाप कहते हैं। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, दो से अधिक बात कर रहे हैं, उनके बीच जो भी बातचीत हो रही है वो क्या है? संवाद या वार्तालाप। व्यक्तियों के बीच संवाद या वार्तालाप का ढंग अलग-अलग होता है। दो व्यक्ति जो आपस में बात करते हैं, सबका बात करने का तरीका अलग-अलग होता है। उनके संवाद उनकी तरह लिखने के ढंग को ही, अब वो जैसे बात करते हैं उन्हीं की तरह लिखने के ढंग को, उनके संवादों के लिखने के ढंग को ही संवाद लेखन कहते हैं। फिर से बता रही हूँ बेटा मैं यहाँ पर, दो व्यक्तियों या इससे भी अधिक लोगों के बीच हुई बातचीत को संवाद या वार्तालाप कहते हैं। व्यक्तियों के बीच संवाद या वार्तालाप का ढंग अलग-अलग होता है। उनके संवाद उनकी तरह लिखने के ढंग को ही संवाद लेखन कहते हैं। तो ये है परिभाषा। अब बढ़ते हैं इसके लेखन संबंधी जो ज़रूरी बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो बेटा संवाद लेखन के लिए ध्यान में रखने योग्य बातें, सबसे पहली बात, संवाद का मुख्य उद्देश्य है संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ है बेटा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स जो कुछ कहा जा रहा है वो पूरी तरह से कम्युनिकेट हो जाए, संप्रेषित मायने पहुंच जाए उस व्यक्ति तक। ठीक है, तो संवाद का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, अर्थात जो कुछ कहा जा रहा है वह पूरी तरह संप्रेषित हो जाए, उस व्यक्ति तक पहुंच जाए, सामने वाले को पता चल जाए कि हम क्या बात कहना चाहते हैं। नंबर 2, जो बात कही जा रही है वह श्रोता को समझ में आनी चाहिए, उस तक पहुंचेगी, फिर उसकी समझ में आएगी, तभी तो संवाद लेखन का मतलब जो है सिद्ध होगा। 3, संवादों के लिए प्रयुक्त भाषा सरल, सहज और पात्रानुकूल होनी चाहिए। पात्र के अनुकूल, पात्रानुकूल मायने पात्र के अनुकूल, यानी कि जो संवाद हैं, जो संवाद आपस में किए जा रहे हैं, चाहे वो दो व्यक्तियों के बीच हैं या दो व्यक्तियों से अधिक के बीच हैं, उनकी जो भाषा है बड़ी ही सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए और पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। नंबर 4, संवादों में छोटे छोटे सरल वाक्यों का प्रयोग अधिक होना चाहिए। जब आप संवाद लेखन लिखें तो आपके जो वाक्य हों वो छोटे छोटे हों, सरल मायने आसान वाक्य हों, क्योंकि यदि लंबे व जटिल वाक्य होंगे तो श्रोता सुनकर समझ नहीं पाएगा। क्योंकि अब अगर हम लंबे वाक्य लेंगे, जटिल मायने कठिन,
जैसे हम बहुत जो हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिनका अर्थ ही मालूम नहीं होगा श्रोता को, तो वो उसकी समझ में नहीं आएगा। 5वीं बात, संवाद जितने रोचक होंगे उतने ही प्रभावी भी होंगे। 5वीं बात हमने क्या पढ़ी? संवाद जितने रोचक होंगे उतने ही प्रभावी भी होंगे। फिर से एक बार, संवादों के लिए प्रयुक्त भाषा सरल, सहज और पात्रानुकूल यानी पात्र के अनुकूल होनी चाहिए। संवादों में छोटे-छोटे सरल वाक्यों का प्रयोग अधिक होना चाहिए, क्योंकि यदि लंबे व जटिल वाक्य होंगे तो श्रोता सुनकर समझ नहीं पाएगा। 5वीं बात क्या याद रखनी है? संवाद जितने रोचक होंगे उतने ही प्रभावी भी होंगे। 6ठी और अंतिम बात, संवाद में चमत्कारपूर्ण वाक्यों, अनेकार्थी वाक्यों, मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि यदि किसी चमत्कारपूर्ण वाक्य का, अनेकार्थी वाक्य का, मुहावरे का, लोकोक्ति का अर्थ श्रोता को समझ में नहीं आया तो संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन संभव नहीं होगा। तो फिर से, संवाद में चमत्कारपूर्ण वाक्यों, अनेकार्थी वाक्यों, मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि यदि श्रोता इनको समझ नहीं पाएगा तो संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन संभव नहीं होगा। अब है एक उदाहरण बेटा आपके पास, पिता और पुत्र में संवाद है यहाँ पर, ठीक है? तो पुत्र, पिताजी मुझे 100 रुपए चाहिए। पुत्र ने क्या कहा? पिताजी मुझे 100 रुपए चाहिए। अब पिताजी, 100 रुपए का क्या करोगे बेटा? पिताजी, 100 रुपए का क्या करोगे बेटा? पुत्र, मेरे मित्र का जन्म दिवस है, मैं उसे एक पुस्तक दूंगा। क्या कहा पुत्र ने? मेरे मित्र का जन्म दिवस है, मैं उसे एक पुस्तक दूंगा। फिर से पढ़ रही हूं मैं। पुत्र, पिताजी मुझे 100 रुपए चाहिए। पिताजी, 100 रुपए का क्या करोगे बेटा? पुत्र, मेरे मित्र का जन्म दिवस है, मैं उसे एक पुस्तक दूंगा। पिताजी, पुस्तक ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? पुत्र, पिताजी उसे पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक है, मैं उसे कहानियों की अच्छी सी पुस्तक दूंगा। पिताजी, तब तो ठीक है बेटा, ये लो 100 रुपए। तब तो ठीक है बेटा, ये लो 100 रुपए। फिर से, पिताजी, पुस्तक ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? पुत्र, पिताजी उसे पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक है, मैं उसे कहानियों की अच्छी सी पुस्तक दूंगा। पिताजी, तब तो ठीक है बेटा, ये लो 100 रुपए। तो बेटा आपने जाना कि किस तरह से पिता और पुत्र के बीच संवाद हुआ। पुत्र के मित्र का जन्मदिन है, पिताजी से वो 100 रुपए मांग रहा है। उन 100 रुपयों से वह अपने मित्र के लिए एक अच्छी सी कहानियों की पुस्तक खरीदना चाहता है। क्यों खरीदना चाहता है? क्योंकि उसके मित्र को जो है पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक है। जब पिताजी को ये मालूम होता है तो पिताजी उसे जो है 100 रुपए दे देते हैं। तो यहाँ हमने ये उदाहरण से समझा कि कितने अच्छे से हमें जो है बात समझ में आ गई। संवाद, पिता और पुत्र के बीच जो भी संवाद हुआ वो हमारी समझ में आ गया। तो अब बेटा आपके लिए गृह कार्य है। आप इस गृह कार्य में क्या करेंगे? दो मित्रों के बीच संवाद। दो मित्र हैं बेटा, दो मित्रों के बीच बातचीत हो रही है।
और बातचीत जो हो रही है वो किस विषय को लेकर है वो भी यहाँ मैं आपको बता रही हूँ। देखिए निर्देश है, साहिल का एक मित्र, साहिल का एक मित्र करीम, साहिल के मित्र का नाम क्या है? करीम, अपने माता पिता के साथ कश्मीर घूमने गया है। अचानक आई बाढ़ के कारण वे लोग कहीं फंस गए। अचानक बाढ़ आ गई और वे लोग कहीं पर फंस गए। अब उनके विषय में चिंता व्यक्त करते हुए साहिल और उसके दोस्त हसन के बीच हुई बातचीत को लगभग 50 शब्दों में, अब ये काम आपको कहाँ करना है? अपनी रफ कॉपी में। कहाँ करेंगे बेटा इसे? अपनी रफ कॉपी में करेंगे। तो फिर से मैं आपको बता दूं, दो मित्रों के बीच संवाद लिखना है आपको। देखिए यहाँ मित्रों के नाम दिए हैं आपको, आपको अपनी तरफ से नहीं लिखना, अपनी तरफ से नाम नहीं देने। जब आपको संवाद लेखन दिया जा रहा है और यदि उसमें नाम दिए जा रहे हैं तो उन्हीं नामों को लेकर ही आपको संवाद लिखना है। और यदि नाम नहीं दिए जाते, सिर्फ इतना होता दो मित्रों के बीच संवाद, चाहे मैं कोई विषय दे देती कि दो मित्रों के बीच क्रिकेट मैच को लेकर संवाद लिखिए, ठीक है। दो मित्रों के बीच गणित की परीक्षा देने के बाद बाहर निकले वो और उसके बारे में वो जो संवाद कर रहे हैं वो लिखिए। यदि मैंने ऐसा आपको दिया होता तो आप नाम खुद चुन सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ निर्देश में आपको जो है बताया है कि आपको नाम कौन कौन से लेने हैं, साहिल और हसन, ठीक है बेटा। और नाम यही लेना, जब दिए हैं तो यही लेने हैं, नहीं दिए तो अपनी तरफ से। और ऐसा भी नहीं लिखना दोस्त नंबर 1 दोस्त नंबर 2, मित्र नंबर 1 मित्र नंबर 2, मित्रों को नाम देना भी जरूरी है, ठीक है। तो फिर से मैं आपको बता रही हूँ, आपका गृह कार्य है दो मित्रों के बीच संवाद। साहिल का एक मित्र करीम अपने माता पिता के साथ कहाँ गया है? कश्मीर घूमने गया है। अचानक आई बाढ़ के कारण वे लोग कहीं फंस गए। उनके विषय में, अब उनके विषय में कौन चिंता व्यक्त कर रहा है? साहिल। और किससे कर रहा है? अपने मित्र दोस्त से। अब वो जो चिंता व्यक्त कर रहा है, उन दोनों के बीच जो चिंता व्यक्त की जा रही है उस बातचीत को बेटा आपने कहाँ लिखना है? अपनी रफ नोटबुक में। रफ नोटबुक में क्यों लिखोगे? क्योंकि जब अगला लेक्चर कहानी लेखन होगा तो उसमें मैं इस लेक्चर का यानी इस व्याख्यान का गृह कार्य भी डिस्कस करूंगी, और जब मैं इस व्याख्यान का गृह कार्य डिस्कस करूंगी तो आपको जो है उसे जानकर इसे अपनी पक्की कॉपी में लिखना होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।